दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 3। तो इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारे संविधान के बारे में। आप कहेंगे हम लोगों ने पिछले दोनों चैप्टर्स में भी तो वही पढ़ा था, बिल्कुल सही। तो इस चैप्टर में भी हमें संविधान के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। आपको याद होगा पहला चैप्टर जिसमें हमने संविधान के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से संविधान की निर्मित की गई, ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर सेकंड चैप्टर में हमने देखा था संविधान की उद्देशिका, ठीक है, हमारे संविधान के कौन कौन से उद्देश्य हैं हमने उनको समझा था। तो ये जो संविधान की उद्देशिका हमने देखी थी ना स्टूडेंट, वो सभी क्या होते हैं, हमारे संविधान की विशेषताएं भी हैं। यानी जो हमने उद्देशिका में देखा था क्या क्या था, स्वतंत्रता, समता, न्याय, ये सारी जो चीजें थी वो हमारे संविधान की उद्देशिका के साथ साथ क्या है, वो उसकी विशेषताएं भी हैं। ठीक है, अब उन विशेषताओं के अलावा और कुछ, मतलब इसके अलावा और भी विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान की हैं। ठीक है, तो उन विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बताइए सब लोग तैयार है, शुरू करें। आइए, सबसे पहली विशेषता यहाँ पर आ जाती है संघ राज्य। ठीक है, अब ये संघ राज्य क्या है, इसका मतलब क्या है बताना जरा। तो आओ मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप सभी लोग जानते हो, देखो आपको मैं एक बात बताऊं, भारत कोई इत्तू सा तो कंट्री है, मतलब इत्तू सा थोड़े ना है, भारत बहुत बड़ा देश है, बराबर। तो अगर बस एक ही सरकार हो, जैसे मान लो हम देखते हैं ना कि अभी हमारे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, मतलब सबसे मेन गवर्नमेंट होती है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आते हैं, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आते हैं। आप लोगों ने जो हमारा क्लास 6 था उसमें हमने पढ़ा था ना कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो 3 लेवल पे काम करती है। सबसे पहले एकदम ऊपर आता है संघ वाला, ठीक है, फिर उसके नीचे जो स्टेट यानी राज्य व्यवस्था है वो आ जाती है, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आती है ना। तो ऐसे करके हमारे देश का जो कामकाज है वो होता है। ठीक है, अब सोचो ना, अगर ऐसा सिस्टम नहीं होता, मतलब बस एक ही सरकार होती हमारे भारत देश की, जो मेन गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, बस वही होती, बाकी ये जो छोटे छोटे जो सरकारें यहाँ पर हमारे यहाँ पे काम करते हैं राज्यों के अंदर, वो नहीं होते, तो फिर ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। क्योंकि हर जगह जो बड़ी वाली सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हर जगह पहुंच नहीं सकती, भारत के कोने कोने में हर राज्य में जाकर के वहां पे समीक्षा नहीं कर सकते है ना। इसीलिए क्या है, हमारे यहाँ पे संघ राज्य है, यानी कि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है, यानी लेवल टू लेवल यहाँ पर काम होता है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद यहाँ पे हमारी कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे देश में काम होता है और इसी को हम लोग संघ राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संघ राज्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा संघीय राज्य व्यवस्था हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है, बिल्कुल सही बात है ना। देखो, भूप्रदेश विशाल हो और जनसंख्या अधिक हो तो ऐसे देशों में शासन चलाने की एक प्रचलित प्रणाली है। जैसे हमारे देश में है ना, देखो हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भूभाग भी ज्यादा है ना। तो जब भी ऐसा हो कि भूप्रदेश जो है वो विशाल हो और जनसंख्या भी काफी ज्यादा हो, तो ऐसे देश में ये जो संघ राज्य प्रणाली है ना, ये संघ राज्य प्रणाली वो बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, विशाल और व्यापक भूप्रदेश होने पर क्या होता है, एक ही स्थान से प्रशासन चलाना कठिन होता है। जैसे मान लो हमारी मेन गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी है, अब दिल्ली में बैठ करके वो चाहे कि मैं जम्मू कश्मीर के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको देख लूं और जो हमारे दूसरे राज्य है वहां पर भी पहुंच जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक जगह पे बैठ करके हर जगह नहीं पहुंचा जा सकता, इसीलिए तो राज्य सरकारें जो है वो काम करती हैं अपने राज्य को सुधारने के लिए। ठीक है, तो वही बात है, जो सुदूर यानी जो दूर वाले क्षेत्र रहेंगे वो कैसे हो जाते हैं, दुर्लक्षित हो जाते हैं, यानी कि उन तक उनकी नजर नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो वहां के लोगों को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर नहीं मिलता। मान लो अगर संघ राज्य व्यवस्था ना हो, ठीक है, बस एक ही गवर्नमेंट हो, तो क्या होगा, वहां जो सुदूर के क्षेत्र हैं, जो दूर दूर पर है, वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो हमारे सरकार में प्रतिभागी नहीं बन पाएंगे, जो भी योजनाएं आएंगे उनको उन तक नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, तो अतः संघ राज्य में क्या होता है कि 2 स्तरों पर हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं वो काम करती है। सबसे पहले मेन गवर्नमेंट होती है और फिर उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो काम करती है। 2 स्तरों पर हमारे यहाँ पर काम होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, संपूर्ण देश की जैसे जो केंद्र सरकार है, मैं आपको बताती हूँ ना। देखो, एक तो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य वाली सरकार। ओके, तो जो केंद्र सरकार है, देखो इसके क्या क्या दायित्व होते हैं। तो संपूर्ण देश की सुरक्षा, पूरे देश का जो डिफेंस है, पूरे देश की जो सुरक्षा है, इसकी जिम्मेदारी इनकी होती है। विदेशी नीति यानी जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करना, समझना, शांति आदि कार्य केंद्र सरकार के दायित्व हैं, यानी जो मेन सरकार है सबसे ऊपर उसके दायित्व है। ठीक है, उसके ये कर्तव्य है, इसे केंद्र सरकार
सरकार अथवा संघ शासन भी कहते हैं। केंद्र सरकार संपूर्ण देश का प्रशासन चलाती है। जैसे कि मैं आपको बताते हुए आ रही हूँ कि जो हमारी केंद्र सरकार है यानी जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश को रेगुलेट करती है और जो राज्य सरकार है वो अपने पर्टिकुलर राज्य को ही रेगुलेट करती है। ठीक है, आइए हम समझते हैं। देखो, जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश का अपना एक सरकार होता है, जैसे कि राज्य सरकार हम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो महाराष्ट्र अभी है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में एक सरकार है, बराबर। फिर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर भी एक सरकार है ना, वहां पे एक मुख्यमंत्री है कि नहीं, जो पूरे राज्य का कामकाज देख रहे हैं। राजस्थान की अपनी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो इस प्रकार से है। ठीक है, तो दो स्तरों पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाकर पारस्परिक सहयोग द्वारा शासन चलाने की इस प्रणाली को संघ राज्य कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, प्यारे बच्चों, संघ राज्य किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि दो स्तर पर क्या करते हैं, पारस्परिक सहयोग के द्वारा शासन जब भी होता है तो इसी को हम लोग संघ राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं अधिकारों का विभाजन। जैसे कि देखो, एक हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है, और दूसरी हमारी राज्य सरकार है ना। तो अब दोनों के अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी जो केंद्र सरकार है वो किन विषयों पर निर्णय ले सकती है, राज्य सरकार किन विषयों पर निर्णय ले सकती है, इनके बारे में हम चलिए समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, संविधान ने संघ राज्य और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन किया है कि कौन से अधिकार संघ राज्य के होंगे, मतलब कौन से राज्य कौन से जो अधिकार है वो हमारी केंद्र सरकार के होंगे और कौन से राज्य सरकार के होंगे, वो हमारे संविधान में पर्टिकुलरली अच्छे से बताए गए हैं। जैसे कि उसके अनुसार किस विषय के अधिकार किसके पास है यह हम देखेंगे। जैसे हमारे देश में ना, मतलब हमारे संविधान ने 3 सूचियां बनाई है। मैं आपको बताती हूँ तीनों सूचियों के बारे में। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे तीनों सूची हम इधर देखेंगे, चिंता मत करना। 3 सूची में क्या क्या आता है सुनो, मैं आपको पहले ना ऐसे ओरली समझाती हूँ, लिसन केयरफुली, सुनिए बच्चे लोग ध्यान से। देखो, जैसे हमारे यहाँ पे एक तो केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, सबके उनके अपने अधिकार क्षेत्र क्या है, अलग अलग है। जो हमारे संविधान ने बताया है कि आप जैसे केंद्र सरकार है तो डिफेंस हो गया, यानी राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो गई, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेशी नीति हो गई, तो इसके ऊपर जो भी डिसीजन लेना रहेगा वो कौन लेंगे, हमारी केंद्र सरकार लेंगी। ठीक है, उसी प्रकार से जो राज्य सरकार है ना, उनके हाथ में भी कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान ने पूरी सूची बनाई है कि केंद्र सरकार को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, राज्य सरकार को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है और दोनों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। 3 सूचियां होती है, एक तो केंद्र सरकार वाली, दूसरी राज्य वाली, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों को इंक्लूड किया गया है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। ठीक है, आइए हम जरा इनके बारे में समझ लेते हैं। पहले हम प्रथम सूची की बात करेंगे, जिसको हम संघ सूची के नाम से जानते हैं। और इस सूची में याद रखिएगा, जो पहली सूची है संघ सूची, जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसमें ना 17 विषय हैं। कितने विषय हैं प्यारे बच्चों, इसको आप अंडरलाइन करते जाओ। इसमें 17 विषय हैं। ठीक है, और इन विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है, जो संघ सरकार है वो कानून बनाती है इन विषयों पर। राज्य सरकार की राज्य सूची, इस सूची में कितने विषय हैं, 66 विषय हैं। याद रखना, संघ में 17 और राज्य में 66, और इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। कौन कौन से विषय हैं अभी मैं आपको गिनवाऊंगी। ठीक है, पूरे तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत मैं आपको गिनाई दूंगी। इन दोनों सूचियों के अतिरिक्त एक और सूची होती है जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, और इसमें टोटल 47 विषय हैं। ठीक है, इन विषयों पर संघ और राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। इन सूचियों में समाविष्ट विषयों को छोड़कर कोई भी विषय, अब देखो मतलब सारे विषय तो इसके अंदर आए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ छूट गया होगा, तो जो भी छूटे हुए हैं उन पर क्या कर सकते हैं, जो कानून है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखिएगा, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा। जैसे मान लो जो विषय छूट गए हैं, बराबर, अब उसके ऊपर कानून बनाना है तो उसके पर किसका अधिकार होगा, तो जो हमारी संघ सरकार है वो उसका अधिकार होगा। ठीक है, वो कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर जो अलग से कानून है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे दी गई है। देखो, इसको जैसे अधिकार किसके पास है, एक्स्ट्रा विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार हमारी संघ सरकार के पास है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उस अधिकार को अवशिष्ट शक्तियां भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, कौन कौन से विषय किसके पास है, देखो संघ सरकार के अधीन विषय कौन कौन से हैं, तो संघ सरकार यानी पूरी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार समझिएगा, तो रक्षा हो गया, मतलब हमारे देश की सुरक्षा, विदेशी नीति, युद्ध एवं शांति, मतलब किस देश के साथ कौन सी लड़ाई करनी है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान में रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हमारे अभी जब आप लोगों को याद होगा, ठीक है, 2019 में ही जब हमारे देश पर क्या हुआ था, हमारे जो जवान मारे गए थे, पुलवामा अटैक हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, एयर स्ट्राइक करवाई गई थी, है ना, तो जिसके द्वारा जो भी आतंकवादी लोग थे उनको मारा गया था, है ना, एयर स्ट्राइक के थ्रू। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में, है ना, तब तो आप छोटे होंगे, 2019 की बात चल रही है ना।
तो उस टाइम पे देखो क्या हुआ था कि हमारे देश के जो मतलब सैनिक थे उनको मार दिया गया था पुलवामा अटैक में, है ना, आतंकवादियों ने मार दिया था। तो अब वहां पर जो एयर स्ट्राइक की गई, ठीक है, तो ये इस मामले पर निर्णय किसने लिया, तो जो हमारी केंद्र सरकार है ना उसने निर्णय लिया, किसी राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया, ठीक है, जो हमारी केंद्र में बैठी हुई सरकार है, मेन गवर्नमेंट, उसने ये बोला था ये एयर स्ट्राइक वाला, ठीक है। तो हमारे जो सेना लोगों ने एयर स्ट्राइक किया, उन्होंने किससे परमिशन ली होगी, तो केंद्र सरकार से परमिशन ली होगी, राज्य सरकार से नहीं, समझ रहे हो। तो ये जो रक्षा मामले हैं, युद्ध वाला, ठीक है, जो भी चीजें हैं वो सभी संघ के अंदर आती है, केंद्र सरकार के अंदर आती है। मुद्रा व्यवस्था है ना, जैसे मुद्रा, अगर कोई नोटबंदी करनी है या फिर नोट को चेंज करना है, जैसे अभी अभी हमने देखा कि 2000 का नोट बंद हुआ, ठीक है, तो अब ये कौन करेगा, ये कोई राज्य सरकार नहीं करेगी, ये हमारी केंद्र सरकार ही करेगी। नोटबंदी हुआ था तो ये भी केंद्र सरकार, मतलब जो भी मेन मुद्दे हैं ना, ठीक है, उसके ऊपर डिसीजन कौन लेते हैं, हमारे सरकार लेती है, हमारी मेन सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इसके बारे में भी डिसीजन वही लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलो, राज्य सरकार के अधीन विषय कौन कौन से हैं ये भी हम समझ लेते हैं। जैसे कोई राज्य है, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और भी बहुत सारे राज्य हैं, तो वो अपने राज्य में कौन कौन से जो डिसीजन है वो ले सकते हैं, किन किन विषयों पर, तो कृषि के रिलेटेड अगर उनको कोई डिसीजन लेना है तो वो ले सकते हैं, कानून एवं व्यवस्था के बारे में, ठीक है, और स्थानीय प्रशासन, ठीक है, स्थानीय प्रशासन को कैसे चलाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें, स्वास्थ्य, ओके, हॉस्पिटल्स बनवाइए, स्कूल्स बनवाइए, ठीक है, शिक्षा के लिए आप काम कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर मतलब आपके अधिकार क्षेत्र में आती है। फिर यहाँ पे हम समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं। दोनों सरकार के संयुक्त अधीन में जो विषय आते हैं, ठीक है, उनको हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तो देखो, अब दोनों सरकारें जो हैं वो मिलकर के इसके ऊपर चर्चा करके अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। कौन कौन से ऐसे विषय हैं, जैसे कि रोजगार हो गया, पर्यावरण हो गया, ठीक है, पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसके बीच में जो राज्य सरकारें हैं, मतलब राज्य सरकारें और जो हमारी केंद्र सरकार है, वो एक दूसरे के साथ मीटिंग करके, ठीक है, इसके बारे में वो निर्णय ले सकते हैं कि पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैन कर देना चाहिए, या फिर कोई भी जो भी डिसीजन लेना है वो सारी चीजें। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन करना है, ठीक है, और व्यक्तिगत कानून या फिर शिक्षा, तो ये सारी चीजें ये लोग कर सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो 3 सूची होते हैं, याद रखिएगा, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे, और क्या बात करेंगे हम लोग, संघ शासित प्रदेश, ठीक है। जैसे देखो, भारत में क्या है ना प्यारे बच्चों, संघ शासित प्रदेश का मतलब क्या हुआ, देखो, जैसे भारत में हम जानते हैं कि 28 राज्य हैं, है ना, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य सरकारें भी होंगी, बराबर, और हमारे देश में 9 संघ शासित प्रदेश है। इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन टेरिटरीज, यानी कि उनके ऊपर ना, मतलब वहां पर राज्य सरकार नहीं होती, वहां पर शासन कौन करता है, तो जो हमारी मेन गवर्नमेंट है, संघ है, ठीक है, वो करते हैं। तो संघ शासित प्रदेश के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, भारत में एक संघ सरकार, 28 राज्य सरकारें हैं और 9 संघ शासित प्रदेश हैं। देखो, संघ सरकार तो बस एक ही है, हम सभी जानते हैं, और 28 राज्य सरकारें हैं। राज्य सरकारें कितनी हैं, 28, और 9 संघ शासित प्रदेश हैं। हमारे संघ शासित यानी जिसको मेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करती है, वहां की देखरेख करती है, वो कितने प्रदेश हैं ऐसे, तो वो 9 प्रदेश है। जैसे कि मैं आपको अभी गिनवा भी दूंगी, दमन एंड दीव इसके अंदर आता है, पुदुचेरी, देखिए, नई दिल्ली, ठीक है, ये संघ शासित प्रदेश है, याद रखिएगा, दमन दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, फिर अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख संघ शासित प्रदेश है। ये सभी संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो संघ शासित प्रदेशों पर क्या होता है, जो हमारी संघ सरकार है, यानी जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उसके ऊपर क्या करती है, अपना शासन चलाती है, ठीक है। राज्य सरकारें वहां पर नहीं होती हैं, याद रखिएगा। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि संघ शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है, तो आप बताइएगा, वो प्रदेश जहां पर संघ का सरकार चलता है, मतलब जो ये केंद्र सरकार है वो काम करती है, तो वो हमारा क्या होता है, संघ शासित प्रदेश हो जाता है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जरा संसदीय शासन प्रणाली की। अब देखो, जैसे कि हमारे द्वारा जो चुने गए लोग हैं ना, वो चुन करके जाते हैं हमारे संसद के अंदर, ठीक है, और हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, और हमारे बिहाफ पे वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो संसदीय प्रणाली है, इसके बारे में हम जरा समझ लेते हैं। ओके, तो आइए, यहाँ तक सारी चीज समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। आओ, अब यहां पर हम जरा बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को लेकर प्रावधान निश्चित किए गए हैं, ठीक है। मतलब संसदीय शासन प्रणाली जो है वो किस प्रकार से काम करेगी, ये सारी चीजें यहाँ पर कुछ कानून बनाए गए हैं। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में संसद अर्थात विधायिका को निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार होते हैं। मतलब जो विधायिका है
यानी कि जो हमारी संसद है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इनके पास अधिकार होते हैं निर्णय लेने के, ठीक है। देखो भारत की संसद में क्या क्या आता है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत के संसद में किसका किसका समावेश होता है, तो आप बताइएगा कि भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, फिर राज्यसभा का समावेश होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के बारे में ना हम लोग क्लास 8th में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि जो भारत की संसद है इसमें 3 लोगों का समावेश होता है। एक तो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, फिर दूसरा हमारा लोकसभा होता है एक, ठीक है, फिर दूसरा हमारा राज्यसभा होता है, बराबर। प्रत्यक्ष शासन चलाने वाले मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है और वह अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी जो हमारे मंत्रिमंडल चुने जाते हैं ना, जैसे ये बनेंगे हमारे वित्त मंत्री, ये बनेंगे कपड़ा मंत्री, ठीक है, तो ऐसे करके जो मंत्री का यहाँ पे चुनाव किया जा रहा है, जो मंत्रिमंडल बनाए जा रहे हैं, बराबर, तो ये कौन बनाता है, तो जो हमारी लोकसभा है ना, इसके द्वारा इनका चुनाव करके इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है और वो अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कहाँ पर, लोकसभा में ही उत्तरदायी होते हैं। मतलब उनके जो भी कार्य अगर उन्होंने ठीक से नहीं किया तो उनको जवाब कहाँ पे देना पड़ेगा, लोकसभा में ही जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसके प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में संसद में होने वाली चर्चाएं, विचार विमर्शों का महत्व प्राप्त रहता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका की। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका का भी निर्माण किया है, ठीक है। ये भी ना इसकी एक प्रमुख विशेषता है। आप सोचो ना कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती, अगर वो किसी सरकार के अंदर में होती, यानी ऐसा होता नियम कि जिसकी सरकार रहेगी, ठीक है, न्यायपालिका उसके अंडर में काम करेगी, यानी जो सरकार अभी चल रही है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध कोई भी केस आएगा तो उसको क्या करना है, मतलब उसके अगेंस्ट में कोई ये देना ही नहीं है, कोई जजमेंट देना ही नहीं है। अगर ऐसा सिस्टम रहता तब तो ये गलत बात मानी जाती, क्योंकि अगर सरकार की गलती रहेगी, सरकार में जो भी लोग शामिल है उस सरकार में, ठीक है, उनकी कोई गलती रहेगी, फिर भी वो क्या करेंगे, बिंदास घूमेंगे, है ना। कोई किसको भी मार देगा और बोलेगा है अब तो हमारी सरकार है, ये जो न्यायपालिका है ये भी कुछ नहीं कर सकती, वो तो बिंदास घूमेगा। ऐसे करके सोचो ना कितने अपराध बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो हमारी न्यायपालिका है और एक और हमारा जो ये इलेक्शन कमीशन है ना प्यारे बच्चों, ये स्वतंत्र रूप से काम करता है, वो किसी सरकार के अधीन काम नहीं करता, ठीक है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, समझिएगा। भारतीय संविधान के द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया है। जब विवादित मुद्दों का एक दूसरे के बीच हल निकाला नहीं जा सकता तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम न्यायालय में जाते हैं। आप सोचो ना कि अभी 2 जन के बीच में पड़ोसी है, ठीक है, अब इनके बीच में लड़ाई चल रही है। जैसे पड़ोसियों के जो खेत होते हैं, हम देखते हैं ना कि पास में ही होते हैं, तो ऐसा होता है कि कभी लड़ाई छिड़ जाती है, वैसे जनरली वैसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये गलत बात है, बट फिर भी कभी कभी हो जाता है। नहीं, इतना ये जो जमीन है ना ये मेरा है, इतना मेरा था, ठीक है, ये तेरा था। अब वो बोलेगा नहीं इतना मेरा था, ये तेरा था। ऐसे करके जब उनके बीच में लड़ाई चल रही है, अब ये विवाद सुलझ नहीं पाया तो वो कहाँ पर जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, है ना, न्याय की मांग के लिए कि देखो जज साहब, देखिए हमारी जो ये दस्तावेज है इसमें तो कुछ और लिखे गए हैं कि इतनी फीट जमीन हमारी थी, लेकिन वो हमारे जमीन के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। तो ऐसे करके हम जा करके बोलेंगे ना, तो न्यायालय क्या करते हैं, दोनों पक्षों को अच्छे से सुनते हैं, दोनों पक्षों की जो जिरा है, यानी जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सुनते हैं और फिर जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे वो, मतलब जो भी अन्याय है उसको वो दूर करते हैं और फिर सही जजमेंट दे देते हैं, ठीक है। और यह कार्य जो है वो निष्पक्षता से होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। मतलब जो हमारी जो न्यायालय है ना प्यारे बच्चों, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, सबको समान रूप से देखेगी। जिसके खिलाफ सबूत रहेंगे उनको सजा दी जाएगी और जो एकदम किसी ने कुछ नहीं किया, जो बहुत ही अच्छा है, नेक है, उसको बरी कर देंगे, उसको जेल में नहीं डालेंगे, ठीक है, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। न्यायालय को किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अपना कार्य न करना पड़े, इसीलिए न्यायपालिका को अधिकाधिक स्वतंत्र रखने की दृष्टि से संविधान द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं। जानते हैं आप लोग, देखिए जो हमारे न्यायालय है ना, वो उसको किसी के दबाव में काम न करना पड़े, इसका ध्यान हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने बहुत अच्छे से रखा है, ठीक है। न्यायालय अच्छे से काम कर पाए इसके लिए कई सारे प्रावधान जो हैं वो किए गए हैं, ठीक है। तो न्यायाधीशों की नियुक्तियां जो है वो सरकार द्वारा न होकर किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी एक पर्सन की सरकार है, पर्सन नहीं मतलब एक पार्टी की सरकार है, अब अगर उनको ये अधिकार दे दिया जाए कि आप अपने हिसाब से जो न्यायाधीश हैं यानी कि जो जज हैं उनको चुनिए,
ठीक है, तो क्या होगा, वो लोग अपने हिसाब से जज चुनेंगे ना जो उनके मतलब उनके फेवर में रहे, राइट। तो इसीलिए सरकार को ये अधिकार नहीं दिया गया है, मतलब जो हमारी न्यायपालिका है उसके जजों को कौन चुन सकता है, तो जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो चुन सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं। फिर न्यायाधीश और जो न्यायाधीश है ना उनको आसानी से उनके पद से हटाया भी नहीं जा सकता, या तो वो रिटायर होंगे या फिर कोई ऐसे बात हो जाएगी जिसके कारण उनको हटना पड़े, तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही बिना मतलब का इतनी आसानी से किसी भी जज को हम नहीं हटा सकते, ठीक है। चलो, इकहरा नागरिकत्व, अब ये क्या है इकहरा नागरिकत्व, तो देखो हम सब भारतीय हैं बराबर, ठीक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत के नागरिक है, तो हमको सिटीजनशिप दी गई है ना, नागरिकत्व दिया गया है हमारी देश के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा हम लोगों को कि हम सभी भारत के नागरिक हैं, हम सभी भारत के नागरिक हैं, तो हमको शिक्षा में समान अवसर दिए जाएंगे, है ना, वोट देने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ये सारी चीजें, तो इसी को क्या कहते हैं, इकहरा नागरिकत्व कहते हैं। मतलब एक ही हमें दिया गया ना सिटीजनशिप, ऐसे थोड़े ना दो दो सिटीजनशिप दी गई है। तो वही बात है, भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकत्व प्रदान किया गया है और वह है भारतीय नागरिकत्व, हम हैं इंडियन सिटीजन, ठीक है। चलो, संविधान में संशोधन करने की पद्धति। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए कि संविधान में अगर कुछ संशोधन करना है, कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। मान लो आप सरकार में हो और आप चाहते हो कि ये जो संविधान में ये चीज लिखी हुई है ना, हम इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, इसमें हम संशोधन करना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर सभी लोग उससे सहमत होंगे तब आप उस विषय को चेंज कर सकते हो, उसमें संशोधन कर सकते हो, और अगर वो लोगों ने हामी नहीं भरी तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है पूरा पद्धति, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। आइए, संविधान में उल्लिखित प्रावधानों में परिस्थिति के अनुसार संशोधन अथवा परिवर्तन करना पड़ता है ना। मतलब देखो हमें, जैसे हम कहते हैं ना कि समय के साथ हमें बदलना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से संविधान में कोई ऐसी बात है जो अब आज के माहौल के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको हटाना चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए, है ना। तो वो क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। परंतु संविधान में बार बार संशोधन अथवा परिवर्तन करने से क्या होता है, अस्थिरता अथवा अराजकता निर्माण हो सकती है। मतलब आप बार बार चेंजेस किए जा रहे हो, अभी इसी साल किया, फिर अगले साल कर दिया, उसके अगले साल कर दिया, तो ये गलत बात है ना। तो किसी भी प्रकार का अगर संशोधन करना है ना, तो उसके ऊपर बहुत विचार विमर्श किया जाता है और तब जाके ये संशोधन किया जाता है, ठीक है। संविधान में किसी भी प्रकार का किया जाने वाला संशोधन आइए यहाँ पर देखिए, इसी प्रक्रिया द्वारा करना आवश्यक होता है, यानी उसके ऊपर समग्र रूप से पूरा विचार विमर्श करेंगे और लोग उससे अगर ये हैं मतलब सहमति रखते हैं तभी जाके उसमें वो चेंजेस होंगे, ठीक है। आइए, कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे, है ना। तो इधर देखिएगा, संविधान में संशोधन करने की यह प्रक्रिया बड़ी वैशिष्ट्यपूर्ण होती है, बिल्कुल सही। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल भी नहीं है, जैसे यहाँ पर बोला ना कि संविधान में चेंजेस करना, उसमें संशोधन करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन है, कठिन भी नहीं है, बस ये है कि पूरा प्रोसेस आप फॉलो करो और अच्छे से विचार विमर्श कर लो, क्योंकि बार बार जब आप चेंजेस करोगे ना तो क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी, है ना। लोग कहेंगे कि हमारा संविधान बनाया गया था हमारे मतलब हमारे देश के लिए, और ये क्या है, इसमें बार बार अपने मन से कोई भी चेंजेस किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा लोगों में, और मतलब ये गलत बात हो जाएगी, हमारे देश में अस्थिरता का निर्माण होगा। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जटिल भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है, ठीक है। ये मीडियम में, बहुत आसान भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो किए जाने वाले महत्वपूर्ण संशोधन पर विचार विनिमय करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है। तो सामान्य संशोधन बड़ी सहजता सरलता से किया जाएगा, इतना लचीलापन भी इस प्रक्रिया में है, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, तो ये हमने समझ लिया कि अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब आइए जरा हम बात करते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग की, जो हमारे देश में निष्पक्ष इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है, किसी का पक्ष नहीं लेते, है ना। कहते हैं ना जो निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र रूप, देखो न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग ये ना स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगली बार जब आपसे कहा जाए कि नहीं इसने तो चीटिंग करी है ना, निर्वाचन आयोग ने चीटिंग करी है, तो इस बात को मानना मत, क्योंकि ये स्वतंत्र संस्थाएं, ये किसी के दबाव में काम नहीं करती, ये अपने हिसाब से काम करती है। इलेक्शन जब करवाना होता है 5 सालों में, तो ये खुद करवाती है अपने हिसाब से, ठीक है, निष्पक्ष। तो आइए निर्वाचन आयोग के बारे में जरा हम समझ लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग के बारे में आप सुनते होंगे, है ना।
जो इलेक्शन करवाती है हमारे देश में, तो आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे या फिर आपने न्यूज़ में भी देखी होंगी, इलेक्शन कमीशन, न्यूज़ वाले तो चिल्लाते ही रहते हैं, ठीक है। तो वही है, हमारे देश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है ना। फलस्वरूप निश्चित अवधि के बाद क्या होता है, जनता को अपने प्रतिनिधि पुनः नए रूप से चुनने का अवसर मिलता है। बिल्कुल, इलेक्शन इसलिए तो होते हैं ताकि हम अपना जो प्रतिनिधि है उसको चुन पाए, ठीक है। तो ये चुनाव खुले और निष्पक्ष वातावरण में होना आवश्यक होता है, तभी नागरिक बिना किसी भी दबाव के योग्य और सही प्रत्याशी को चुनकर भेज सकते हैं, समझे। यदि सरकार चुनाव का, अब सुनो, अगर ये स्वतंत्र संस्था नहीं होती, ठीक है, और जो सरकार है वो चुनाव का आयोजन करती, तो हो सकता है कि वो क्या करे, वो निष्पक्ष ना हो, ठीक है ना। ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो सही इलेक्शन ही करवाएगी। हो सकता है कि जो वोट है उसमें गड़बड़ी कर दे, गड़बड़ घोटाला भी तो हो सकता है। इसीलिए इस संस्था का निर्माण करना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो इसीलिए हमारे संविधान ने चुनाव संपन्न कराने का दायित्व एक स्वतंत्र संस्थान को सौंपा है। वह संस्थान कौन है, निर्वाचन आयोग है। भारत में सभी महत्वपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का दायित्व किसका है, निर्वाचन आयोग का होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है हमारे संविधान की विशेषताएं, समझे। अभी देखो, जो हमारा अगला पार्ट है ना, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो जो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। देखो, ये सारे विशेषताएं हमने पढ़ी है। एक बार मैं आपको बताऊं, संघ राज्य, फिर उसके बाद हमने देखा था अधिकारों का विभाजन, ठीक है। ये सभी हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। संघ शासित प्रदेश, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, और क्या, और देखो इलेक्शन कमीशन, यानी कि ये जो है इकहरा नागरिकत्व, संविधान में संशोधन करने की पद्धति, और फिर हमने क्या देखा यहाँ पर, निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं प्यारे बच्चों, और इसके पहले के भी आपके लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग पिछले वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।